एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू द चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट का फाइनल पार्ट। सारे रिमेनिंग सेक्शंस आज के इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन और स्मूथ करनी है? तो ठीक है, वीडियो तो आप देख रहे हो, लेकिन इसके साथ अगर नोट्स भी चाहिए ना, तो स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। एक और बात, चैनल पर नए हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 11 की। सेक्शन 11 समझने से पहले जरा इनसे मिलिए। ये है मिस्टर पिंकू, जो कि सर्टिफाइड ऑफिसर है, मतलब कि ये स्टैंडिंग ऑर्डर अप्रूव करते हैं। और ये मिस्टर चिंकू है अपीलेट अथॉरिटी, जो अपील सुनते हैं। ये सर्टिफाइंग ऑफिसर है, ये स्टैंडिंग ऑर्डर अप्रूव करते हैं, और ये अपीलेट अथॉरिटी है जो अपील सुनते हैं। अब कहते हैं इन दोनों के पास पावर तो होगी कोई ना कोई, है ना। वो जो पावर है ना, ये है कि इनके पास सिविल कोर्ट जैसी पावर है। याद रखना, इन लोगों के पास सिविल कोर्ट जैसी पावर है, मतलब कि ये लोग कोई भी एविडेंस मंगवा सकते हैं, किसी से ऑथ भी दिलवा सकते हैं, मतलब कसम खवा सकते हैं, किसी विटनेस को बुलवा सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं। समझे। एक और बात, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 345 एंड 346 के लिए ये क्या है, इन्हें सिविल कोर्ट माना गया है। तो ये तो अब समझ के पहला। दूसरी अगर बात जरा सोचो यार, देखो है तो आखिरकार ये भी इंसान ही है ना, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं, राइट। अब ये जो मिस्टर पिंकू है ना, मान लो इन्होंने जो ऑर्डर दिया था ना, उस ऑर्डर में कोई भी क्लैरिकल या अर्थमेटिक मिस्टेक हो गई। हो सकता है कोई नंबर गलत लिख दिया, कोई वर्ड गलत लिख दिया, लिखना कुछ था लिख कुछ हो गया, मतलब टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। तो अब वो गलती तो हो गई, क्या वो गलती दोबारा सुधारी जा सकती है? बिल्कुल सुधारी जा सकती है। अगर कहते इनसे ऑर्डर देने वक्त कुछ भी क्लैरिकल, कोई भी कैलकुलेशन में या टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो उसको करेक्ट किया जा सकता है, उसकी करेक्शन हो सकती है। लेकिन जरा अब ये सोचो, अगर मान लो गलती मिस्टर पिंकू से हुई थी, ये यहाँ से हट गए और इनकी जगह मिस्टर टोमू है अब, तो अगर जो पर्सन खुद था, अगर यही होता फिर तो ये अपनी गलती सुधार देता, लेकिन अब इसकी जगह तो कोई और है। अब क्या होगा? डोंट वरी कहते, फिर चाहे वो पर्सन खुद है या उसकी जगह कोई और भी आ गया है, गलती अगर हुई है वो पक्का सुधर ही जाएगी, उसमें करेक्शन हो ही जाएगी। इतना सिंपल था नहीं है फ्रेंड सेक्शन? क्लियर हो गया? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 12। यार फ्रेंड्स, ये सेक्शन समझने से पहले ना एक लेमैन की एग्जांपल हो जाए। तो इसके लिए ना आप सबसे पहले एक खुद हो और एक आपका दोस्त है, ऐसा इमेजिन करो। जल्दी इमेजिन करो, एक तरफ आप हो, एक तरफ आपका बेस्ट फ्रेंड है। आपका दोस्त सुबह 10 बजे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि आज शाम 5 बजे हम मूवी देखने चलेंगे, और ये एक रिटन प्रूफ है कि आपके फ्रेंड ने आपको ऐसा मैसेज करा है। क्लियर? इतना इमेजिन कर लिया? ठीक है, आप इमेजिनेशन और बढ़ाओ। आपका वही दोस्त आपको दोपहर 2 बजे मिला और वो आपको बोलता है यार सुन, अब वो बोल रहा है, मतलब आपको बता रहा है कि हम 5 नहीं 7 बजे चलेंगे। कितने बजे? 7 o'clock चलेंगे शाम को। इस बात का आपके पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि ये बात उसने बोलकर बोली है। क्लियर? आप इमेजिनेशन को थोड़ा और आगे लेके चलो। अब क्या होता है, 7 बजे के हिसाब से आधा घंटा पहले 6:30 बजे उसके घर पहुंचते हो मूवी देखने जाने के लिए, और आपको पता चलता है कि आपका दोस्त तो 5 बजे ही जा चुका है। अब आप उसकी मम्मा को बोलते हो, उसकी कंप्लेंट करते हो, आंटी जी ये कैसा निकला, ये क्या कर दिया इसने, है मेरे को बोला इसने 7 बजे जाना है, खुद 5 बजे चला गया। तो आंटी बोलेगी बेटा है तो अपना मैसेज दिखा, उसने देखो क्या लिखा। जब आप वो मैसेज दिखाते उसमें 5 बजे लिखा है। आपने बोला नहीं नहीं आंटी, लिखा भले 5 बजे है, लेकिन उसने मेरे को बोला था 7 बजे जाएंगे। तो उसकी मम्मा, मतलब वो आंटी जी बोल रही है कि बेटा उसने क्या बोला, कब बोला, मुझे क्या पता, मैं कैसे मानूं? लिखा तो उसने मेरे बेटे ने 5 बजे ही है ना, तो मतलब मैं तो वही मानूंगी। तेरी गलती है, मेरे बेटे की गलती नहीं है। क्यों ऐसा हुआ फ्रेंड्स? आप ही की गलती क्यों निकली? हाँ, क्योंकि आंटी ने रिटन प्रूफ पे यकीन करा, बोली हुई बात पे नहीं। अब आ जाओ सेक्शन 12 पे, इस इमेजिनेशन से बाहर आकर। तो बस फ्रेंड, सेक्शन 12 भी यही बोलता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर में जो लिखा है वही माना जाएगा।
उसके अलावा अगर आपको मैनेजर ऑनर कुछ भी बोले वो नहीं बात चलती। अब इसकी एग्जांपल देखो, मान लो स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा है, स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है, कि वर्कर्स को एक महीने में मान लो, एक साल में मान लो 1 ईयर में 10 डेज छुट्टी मिलेगी, तो 10 दिन छुट्टी मिलेगी। ये स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा है कि 10 दिन छुट्टी मिलेगी। और ये जो एम्प्लॉय है ये कोर्ट में चला गया, ये कहाँ चला गया, कोर्ट में चला गया, जाकर के कहता कि ये क्या बात बनी, मेरे को तो मैनेजर ने बोला था कि 15 दिन की छुट्टी मिल सकती है। तो कोर्ट बोली अपने 15 दिन अपने पास रखो। क्यों? क्योंकि कोर्ट बोलेगी कि मुझे क्या पता देखो मैनेजर ने कब बोला, क्या बोला, मैं कैसे यकीन करूं। तो यहाँ पे कोर्ट बोलेगी कि स्टैंडिंग ऑर्डर में जो चीज लिखी हुई है ना उससे कोई प्रूफ माना जाएगा, उसके अलावा ओरली कोई आपको क्या बोलता है वो मायने नहीं रखा जाता। आई होप जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी थी उससे जब आपने इसको रिलेट करा होगा तो आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्टैंडिंग ऑर्डर में जो चीज लिखी है वो मायने रखती है, बोलकर किसी ने आपको क्या बोला है, क्या कहा है, वो नहीं चलता। तो आप जाकर के कोर्ट में ये केस नहीं कर सकते कि मेरे को तो मैनेजर ने 15 दिन बोले थे, स्टैंडिंग ऑर्डर में 10 दिन क्यों लिखे हैं। कोर्ट कहेगी 10 दिन लिखे हैं तो मतलब 10 दिन ही है। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 12A। फ्रेंड्स चलो सोचो, अगर आपने मार्केट से अभी अभी न्यू क्या है एक अनस्टिच सूट लिया है, तो मुझे बताओ एक अनस्टिच सूट जो है वो तुरंत तो एकदम से स्टिच नहीं हो जाएगा। टेलर बोलेगा ना कि भाई 2-3 दिन का समय दो, है ना। ठीक उसी तरह से ना एक XYZ कंपनी है, ये जो कंपनी है ना इसके ऊपर भी जो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है ना ये न्यू अप्लाई हुआ है। तो इसको भी अपने स्टैंडिंग ऑर्डर के जो रूल्स हैं कहते हैं वो अप्रूव कराने में समय तो लगेगा ना, है ना। तो बस लेकिन कहते हैं अभी इनके खुद के स्टैंडिंग ऑर्डर के रूल्स को मतलब अप्रूव कराने में टाइम लगेगा। तो तब तक ये लोग क्या करेंगे, तब तक फिर गवर्नमेंट कहती है कि गवर्नमेंट क्या है फ्रेंड्स, एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के रूल्स बनाती है। गवर्नमेंट क्या करती है, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स बनाती है। तो जब तक इनके अपने खुद के स्टैंडिंग ऑर्डर के रूल्स सर्टिफाई नहीं हो जाते, उनको फाइनल अप्रूवल नहीं मिल जाती, तब तक गवर्नमेंट के बनाए हुए मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के रूल्स इनके ऊपर अप्लाई होंगे टेम्पररी। ठीक, तो इसकी एक बात समझ में आ गई इस सेक्शन की। अब दूसरी बात को बड़े ध्यान से समझना, वो ये है, ये देखो ये कंपनी कहती हमारे अपने स्टैंडिंग ऑर्डर के रूल्स ना अप्रूव नहीं हुए हैं अभी तक, कहती हमारे ऊपर तो टेम्पररी जो रूल्स है ना वो चल रहे हैं। ठीक, लेकिन ये सेक्शन कहता है चाहे भले ही कहते हैं आपके ऊपर अभी टेम्पररी रूल्स लागू हुए हैं, लेकिन फिर भी जो सेक्शन 9 है, ठीक, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 है, सेक्शन 13A है, ये जो सेक्शंस हैं ये आप बिल्कुल ऐसे ही इनकी प्रोविजंस को फॉलो करोगे जैसे कि मान लो आपके ऊपर आपका सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर ही अप्लाई हुआ है। समझ गए? जैसे कि एग्जांपल लो, सेक्शन 9 बात करता है उसकी नोटिस की कि आप नोटिस जो है वो पब्लिश करो, ठीक, ऑर्डर का नोटिस पब्लिश करो। तो ये कंपनी कहती नहीं हम क्यों नोटिस पब्लिश करें, है ना, हमारे ऊपर तो टेम्पररी रूल चल रहे हैं। तो यही सेक्शन बोलता है आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कहता कि आपके ऊपर चाहे टेम्पररी रूल चल रहे हैं लेकिन आपको ये सेक्शंस की प्रोविजंस माननी ही पड़ेंगी और बिल्कुल यही माइंड में रख करके माननी होंगी कि हमारे ऊपर सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर ही अप्लाई है। समझ गए? जैसे सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 है, ये बात करता है कि अगर कोई वायलेशन करता है, रूल तोड़ता है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी या उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अब मान लो यहाँ के किसी एम्प्लॉयर ने रूल तोड़ दिया तो उसको पेनल्टी लगनी है अब, लेकिन वो क्या रहा है, कहे की पेनल्टी, कहता मैंने जो रूल तोड़ा है वो टेम्पररी वाले का तोड़ा है, तो क्या हो गया। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अभी आपके ऊपर लागू तो टेम्पररी वाले, भले वो टेम्पररी लागू है लेकिन लागू तो है ना, रूल तो रूल है ना। तो जब तक के लिए वो लागू है कहते सीरियसली लो, यही मान करके चलो कि वो फाइनल वाले ही है। समझ गए?
तो ये वो 3 सेक्शंस हैं जिनकी प्रोविजंस चाहे टेम्पररी रूल है, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसे ही मान करके चलनी पड़ेगी जैसे कि आपके ऊपर जो फाइनल अप्रूवल वाली जो सर्टिफाइड जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो लागू हो। क्लियर? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 13। सेक्शन 13 ना फ्रेंड्स ऑफ पेनल्टीज, फाइन, पनिशमेंट इन सब की बात करता है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि सेक्शन 3 के तहत क्या है, ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर सबमिट करने होते हैं, है ना। ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर सबमिट करने होते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा, पनिशमेंट। ऐसे ही सेक्शन 10 के अकॉर्डिंगली जो प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए, अगर आप उन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब आप ये 2 गलतियां कर रहे हो, या तो आप सेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर को सबमिट नहीं कर रहे हो, या सेक्शन 10 के अकॉर्डिंगली प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ठीक है ना, कहते फिर 5,000 रुपये फाइन लग जाएगा। और अगर फाइन की बात कंटिन्यूसली फिर भी देखो चलता ही जा रहा है ये ऑफेंस, तो ठीक है, फिर पर डे के हिसाब से 200 रुपए भी दे दो एक्स्ट्रा। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर एक एम्प्लॉयर है मिस्टर पिंकू, जो इनके फाइनल सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर है, कोई अब कंपनी के ऊपर जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो उनके अप्रूव हो चुके हैं, और उसके जो रूल्स हैं वो पिंक क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, उन्हें मानता नहीं है, तो अब पिंकू को लगेगा 100 रुपया फाइन। फिर भी कंटिन्यू रख रहा है देखो, तो 25 रुपए पर डे फाइन लगेगा उसको। थर्ड, अगर आपने यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉयर, अच्छा हमें पता चल गया कि एम्प्लॉयर है जो मिस्टर पिंकू है ना, उसने रूल ब्रेक करा है, अब आप उसके अगेंस्ट केस फाइल करना चाहते हो, तो ठीक है, आपकी केस फाइल करना चाहते हो, करो कहते, लेकिन आपकी खुद की मर्जी से नहीं, आज दिल करा पिंकू पे केस करना है तो चला चले कोर्ट में, नहीं, उसके लिए कहते हैं आपको जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना उसके सैंक्शन, उसके अप्रूवल लेना जरूरी है, तभी आप केस फाइल कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट कहता है लेकिन वो जो केस है वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट जो है उसी में ही ये केस चल सकता है। तो चारों पॉइंट क्लियर हो गए, वेरी गुड। अरे यार अगर सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो एक वीडियो में लाइक तो बनता है, लाइक करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, एंड कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। एक और बात, अगर आपको सभी एक्ट की फुल प्लेलिस्ट चाहिए तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन जरूर करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 13A। यार सोचो, अगर आपको आपके लॉ के बुक में, पेयर एक्ट में कोई वर्ड में कंफ्यूजन आ जाए, कोई मीनिंग ना समझ आए, तो आप क्या करोगे? या तो आप कमेंट करके यहाँ मुझे क्वेरी पूछोगे या फिर अपनी यूनिवर्सिटी के टीचर को पूछोगे, है ना। लेकिन सपोज करो यार, अगर स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के जो रूल्स हैं, जो स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन आ जाए, कोई मीनिंग, कोई बात समझ ना आए, तो कहाँ जाया जाए? तो कहते फिर वहां लेबर कोर्ट जाया जाएगा। लेकिन ये केस लेबर कोर्ट में रेफर कौन करेगा? एम्प्लॉयर कर सकता है, ट्रेड यूनियन कर सकती है, वर्कर्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो है वो कर सकती है। लेकिन एक और बात फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से भी समझेंगे, पहले ओवरव्यू देख लो। ये आप समझ गए, अगर कोई भी कंफ्यूजन है स्टैंडिंग ऑर्डर के रूल्स में, आप लेबर कोर्ट जा सकते हो। कौन रेफर करेगा केस? एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन, वर्कर्स की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कोई, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो लेबर कोड है, दोनों पार्टीज को अपनी बात रखने के मौका जरूर देगी, ठीक है। और ये जो लेबर कोड है ना, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर बनती है, और जिसको गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे करके ये स्पेसिफाई करे कि ये केस आप ही को संभालना है। अब आओ एग्जाम्पल की ओर। मान लीजिए जो स्टैंडिंग ऑर्डर के रूल्स है ना, इनके जो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर के रूल्स हैं, उसमें वर्कर्स के मिसकंडक्ट के बारे में भी लिखा हुआ है कि अगर वर्कर्स ने मिसकंडक्ट करा तो ये पनिशमेंट्स मिलेगी। तो वर्कर मिसकंडक्ट में ना एक बात लिखी हुई है कि हैबिचुअल लेट कमिंग, हैबिचुअल लेट कमिंग तो आपको पनिशेबल है, मतलब ये चीजें पनिशेबल है। अब ये फंस गई यार, ये हैबिचुअल लेट कमिंग का मतलब क्या हुआ, ये क्या बात बनी? तो ये जो एम्प्लॉयर है पिंकू, ये कहता है इसका मतलब है अगर आप 3 बार लेट आए तो पनिशमेंट मिलेगी। तो वो जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर्स है, ये कहते हैं हमें 3 बार, अगर हम 10 बार लेट आए ना तो पनिशमेंट मिलेगी। अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि ये बात स्टैंडिंग ऑर्डर में, रूल्स में अच्छे से क्लियर नहीं करी गई। वहां पे सिर्फ इतना लिखा है कि हैबिचुअल लेट कमिंग मतलब पनिशेबल, आपको कितनी बार लेट आने में पनिशेबल है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। इसी वजह से इनके बीच में आपस में मतभेद छिड़ गई है। वो कहते हैं 3 बार लेट आए तो पनिशमेंट, वर्कर्स कहते नहीं, अगर हम 10 बार लेट आए तो पनिशमेंट।
तो बस फिर मामला चला गया लेबर कोड के पास, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर ही बनी है। अब लेबर कोड पहले तो इन दोनों को अपनी अपनी बात रखने का मौका देगी कि तुम क्या बोल रहे हो बताओ। फिर लेबर कोड इनको सुनने के बाद ये डिसाइड करेगी कि हैबिचुअल लेट कमिंग का मतलब क्या है, और जो डिसीजन लेबर कोड देगी उसी को ही फाइनल माना जाएगा। तो क्लियर हुआ? बस सिंपल इस सेक्शन में इतना ही बताया गया था कि स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स में कोई भी ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जिस वजह से आप लोग आपस में फिर रहे हो, तो बस फिर लेबर कोर्ट के पास जाओ, वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगी और फाइनल डिसीजन दे देगी। अब जो लेबर कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा वही फाइनल होगा, वो इन्हें मानना पड़ेगा। अब लेबर कोर्ट का डिसीजन कुछ भी हो सकता है, वो कह सकती है कि हाँ जी 3 बार लेट आए तो पनिशेबल है, हाँ जी 10 बार लेट आए तो पनिशेबल है, या वो ये भी कह सकती है 3-10 कुछ नहीं, 2 बार लेट आए तो पनिशेबल है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है लेबर कोड के ऊपर। सो आई होप आपको सेक्शन 13A क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 13B। यार एक बात बताओ, अगर आप एक टीचर हैं, उन्होंने आपको ऑलरेडी आपके एग्जाम के लिए सिलेबस दे दिया है, टाइम टेबल मान लो बना करके दे दिया है, ठीक, तो क्या आपको दूर बैठे किसी और टीचर के टाइम टेबल या सिलेबस को फॉलो करने की जरूरत है? क्या आप दूर बैठे किसी और टीचर से टाइम टेबल मांगने जाओगे? तो तो फिर पढ़ाई कैसे करोगे? कैसे 2-2 3-3 टाइम टेबल फॉलो करोगे, है ना? तो ऐसे ही मतलब जब ऑलरेडी एक टाइम टेबल है, सिलेबस आप अडॉप्ट करा हुआ है, आपने फॉलो कर रहे हो, तो किसी और की जरूरत नहीं है ना। हाँ, ऐसे ही अगर मान लो जो पिंकू है ना, वो ऑलरेडी फंडामेंटल रूल्स जो है ना, ये वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, तो कहते ठीक है ना, वो कहता मैं ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स फॉलो करता तो हूँ, तो कहते ठीक है सेक्शन 13 भी बोल रहा है कि ठीक है भाई, फिर हम तेरे को ये स्टैंडिंग ऑर्डर के रूल से छूट देते हैं, तेरे को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। समझे फ्रेंड्स? तो सेक्शन 13B यही बोलता है। मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट्स तो नहीं लिखे, वो आपकी बुक में होंगे, मैंने सिर्फ समझाने के लिए 4 पॉइंट्स लिखे हैं कि अगर आप ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स, सप्लीमेंट्री रूल्स, सिविल सर्विसेज रूल्स या रिवाइज्ड लीव रूल्स या और भी रूल्स जो आपकी बुक में लिखे ही होंगे, अगर आप ऑलरेडी कोई वर्कर वो वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है, तो उसे स्टैंडिंग ऑर्डर के रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ऐसे याद रह जाएगा ना आपको कि अगर आप ऑलरेडी एक टीचर का टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, तो किसी दूसरे की जाकर के टाइम टेबल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 14। फ्रेंड्स, यहाँ पे पता क्या कहते हैं कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, देखो यार जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है एरिया में कि वहां की एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक। तो जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसके पास ये राइट है, ये पावर है कि वो नोटिफिकेशन दे करके ऑफिशियल गैजेट में ना, वो किसी भी इंडस्ट्री को, मतलब पूरी की पूरी इंडस्ट्री को, ऐसे एग्जाम्पल देखो, मान लो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब की बात कर लेती हूँ, जस्ट इमेजिन पंजाब में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अब हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो XYZ एस्टैब्लिशमेंट है ना, ये पूरी की पूरी एस्टैब्लिशमेंट को क्या है, इस एक्ट से एग्जेप्शन दे दो, छोड़ दे दो, ठीक। या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है कि इसके ये एक ग्रुप ऑफ क्लास को क्या है, ये एस्टैब्लिशमेंट के सिर्फ ये वाले ग्रुप को क्या है, इस एक्ट के प्रोविजन से छूट दे दो। या फिर अब ये गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि इस पूरे की पूरी एस्टैब्लिशमेंट को एक्ट के सिर्फ कुछ प्रोविजन से ही छूट दो, बाकी एक्ट लागू होगा। या वो सारे के सारे एक्ट से छूट दे देगी, या फिर वो मान लो कह रही है कि ये ग्रुप को और एक ये वाली ग्रुप को, बस हम इन्हें ही क्या है एक्ट के कुछ प्रोविजन से छूट दे देते हैं, या सारी एक्ट प्रोविजन से छूट दे देते हैं। अब वो इसके ऊपर डिपेंड है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर कि वो क्या चाहती है, ठीक। तो अगर वो चाहती है कि इस ग्रुप के ऊपर से इस एक्ट की कुछ प्रोविजंस, जो वाली भी प्रोविजंस वो एग्जाम्पल करना चाहती है, वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके बता देगी, ठीक है। सिंपल था ये सेक्शन, I hope clear. Now let's talk about section number 14A. अब 14 में पता क्या कहता है, देखो ये वाली बात ना यहाँ पे लागू होगी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक। अब बात जो समझनी है वो ये है कि मान लो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, अपनी कुछ पावर डेलीगेट कर सकती है, लेकिन किसको डेलीगेट कर सकती है, मुझे या आपको? अफसोस हम में से किसी को नहीं, तो फिर किसे? देखो
या तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कहते हैं इसके खुद के जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्हें डेलीगेट कर सकती है, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी जो वर्कर्स, जो अथॉरिटीज, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें डेलीगेट कर सकती है ये पावर्स। ये तो बात थी अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है। लेकिन अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है तो ये भी हमें नहीं डेलीगेट कर सकती पावर। ये किसे करेगी? ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो आते हैं अथॉरिटीज या सबऑर्डिनेट्स उन्हें ही पावर डेलीगेट कर सकती है। समझ गए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरे साथ साथ अब आप लोग बोलोगे, अगर बताओ मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है तो वो अपनी पावर किन्हें डेलीगेट कर सकती है? बिल्कुल ठीक, इसके अंदर जो सबऑर्डिनेट्स अथॉरिटीज काम करती हैं। और हाँ जी, स्टेट गवर्नमेंट को। और बिल्कुल ठीक, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वर्क करने वाले अथॉरिटीज सबऑर्डिनेट्स को। आइए इधर, स्टेट गवर्नमेंट अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है तो वो पावर किसे डेलीगेट कर सकती है? बिल्कुल ठीक, ओनली एंड ओनली जो इनके नीचे काम करते हैं सबऑर्डिनेट्स एंड अथॉरिटीज। वेरी गुड, सेक्शन 49 भी क्लियर? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 15। ये फ्रेंड्स हमारे आज की वीडियो का लास्ट सेक्शन है। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको इस सेट के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 15 की। ये ना बात करता है पावर की। किसके? पावर, रूल्स बनाने की। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है यार। क्या क्या पावर है उसके पास? कहते हैं सबसे पहले तो ये यही बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है, वो रूल्स वगैरह बना सकती है। पहली बात, उसके पास ये पावर है कि वो कोई और न्यू चीज भी ऐड कर सकती है। जैसे मान लो एक सेक्शन है इनके रूल्स का, उसमें पहले सिर्फ और सिर्फ वर्किंग आवर के बारे में ही बताया गया था। अब इसने एक लीव पॉलिसी न्यू ऐड कर दी गवर्नमेंट में, ठीक, तो मतलब इसमें सेक्शन में कुछ न्यू ऐड कर सकती है। दूसरा, वो तो हम जानते हैं कि ये मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बना सकती है ना, ठीक। तीसरा, जो सर्टिफाइंग ऑफिसर्स होते हैं, जो एफिलिएट अथॉरिटीज होती हैं, एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज होती हैं, उनके रिगार्डिंग भी कि उन्होंने भी मान लो केस अगर सॉल्व करना है या अपील देनी है या स्टैंडिंग ऑर्डर अप्रूव करने हैं तो कौन से प्रोसीजर ये लोग फॉलो करेंगे, किस तरीके से एक्शन लेंगे, इसके रिगार्डिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। और अगर आपको मान लो स्टैंडिंग ऑर्डर की कॉपी चाहिए तो कितनी फी लगेगी ये भी ये डिसाइड कर सकती है। एंड अदर मैटर्स, और भी ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं जिसके रिलेटेड ये क्या है, इसके पास पावर है कि वो रूल्स बना सकती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें ये तो समझ में आ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की, लेकिन कहते उसके लिए पहले गवर्नमेंट को एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों से कंसल्ट करना जरूरी है। जैसा कि हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा कि पहले सेक्शन में मान लो सिर्फ वर्किंग आवर के रिलेटेड ही प्रोविजन बनी हुई थी, गवर्नमेंट इसमें मान लो लीव पॉलिसी ऐड करना चाहती है तो फिर इससे पहले से एम्प्लॉयर और वर्कर से भी कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए कि कोई रूल बनाना है तो उससे पहले आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक और बात, ये तो बात होगी दो बातें, तीसरी बात, अब एंट्री होगी सेक्शन में पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट के आपको कहते हैं दोनों हाउसेस में, लोकसभा में और राज्यसभा में, आपने जो भी न्यू रूल बनाया है, जैसा कि हमारी एग्जांपल में लीव पॉलिसी का रूल बनाया थे ना, तो ये जो रूल है अब गवर्नमेंट को इन दोनों हाउसेस में 30 डेज के लिए पेश करना पड़ेगा। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस रूल को एक्सेप्ट करते हैं, मॉडिफाई करने के बाद पब्लिश करने को बोलते हैं या कैंसिल कर देते हैं, यह पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ गए ना, इसमें एक ही बात ये थी कि वो रूल बना सकती है, दूसरा वो कंसल्ट करेगी एम्प्लॉयर और वर्कर से, तीसरा पार्लियामेंट के सामने वो पेश करेगी और फिर पार्लियामेंट क्या है अपना डिसीजन देगा। क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट की सीरीज हो जाती है कंप्लीट। चलिए फिर मिलते हैं एक और न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।